जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। तो दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। तो दोस्तों उत्तरी भारत का अंतिम तुर्क विजेता कौन था? तो दोस्तों उत्तरी भारत का अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी था। तो दोस्तों क्या मोहम्मद गौरी की कोई संतान थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोस्तों वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। इन्हीं दासों में से दोस्तों उसका एक योग्य और विश्वसनीय दास था। वह दास कौन था? तो दोस्तों वह दास कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दोस्तों इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। तो दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किस नाम से विख्यात हुए? तो किस नाम से विख्यात हुए दोस्तों? गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुए। लेकिन दोस्तों वे एक वंश के नहीं थे। तो दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने जो है दोस्तों बलबनी वंश की स्थापना की। लेकिन दोस्तों हम इनको पढ़ते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत ही। तो आज दोस्तों देखते हैं कि उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। लेकिन दोस्तों वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। अब दोस्तों इन्हीं दासों में से उसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। तो दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किस नाम से विख्यात हुए? तो दोस्तों गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुए। लेकिन दोस्तों वे एक वंश के नहीं थे। तो दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और दोस्तों बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। लेकिन दोस्तों हम इनको पढ़ते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत ही। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इनमें से प्रत्येक सुल्तान स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। यहाँ पर थे लिख लेना दोस्तों। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर क्या कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो दोस्तों इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास से है। अर्थात दोस्तों कि गुलाम वंश के सुल्तान तो किसी न किसी के दास या गुलाम थे, लेकिन दोस्तों उनके माता पिता जो थे वो स्वतंत्र थे, अर्थात वो किसी के दास या गुलाम नहीं थे। इसलिए दोस्तों इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मामलुक नाम या मामलुक शब्द किस इतिहासकार द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। आइए दोस्तों बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक तो जो है तुर्किस्तान में रहता था। तो दोस्तों तुर्किस्तान से ही यह बचपन में दास के रूप में कहाँ के बाज़ार में लाया गया? तो दोस्तों कहाँ के बाज़ार में लाया गया? नैशापुर के बाज़ार में लाया गया। जहाँ पर उसे किसने खरीद लिया? तो दोस्तों यहाँ पर उसे काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी द्वारा खरीद लिया। अब दोस्तों काजी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, घुड़सवारी की शिक्षा दी। उसके बाद जो है काजी उसे नैसापुर से कहाँ ले आया? तो कहाँ ले आया दोस्तों? गजनी ले आया। यहाँ पर दोस्तों गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीद लिया? तो किसने खरीद लिया दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है ऐबक को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया, अर्थात शाही घुड़साल का अधिकारी बना दिया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है 1150 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? तुर्किस्तान में हुआ। अब दोस्तों ऐबक जो था तुर्किस्तान का रहने वाला था और दोस्तों बचपन में ही दास के रूप में वह कहाँ पर लाया गया? तो दोस्तों वह नैसापुर के बाज़ार में लाया गया। वहाँ से दोस्तों उसे किसने खरीद लिया? तो दोस्तों वहाँ से उसे काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने खरीद लिया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों काजी ने जो है उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दी और घुड़सवारी की शिक्षा दी। बाद में उसे नैसापुर से कहाँ लाया गया? तो दोस्तों बाद में उसे नैसापुर से गजनी लाया गया। यहाँ पर दोस्तों उसे किसने खरीद लिया? तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है ऐबक को
अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया, अर्थात शाही घुड़साल का अधिकारी बना दिया। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दास था, तो यह सुल्तान कैसे बन गया? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने खोखरों पर आक्रमण किया था, तो उसका साथ किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मोहम्मद गौरी जो था वह सदैव ही मध्य एशिया की राजनीति में उलझा रहता था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप कौन देता था? तो कौन देता था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक देता था। इसलिए दोस्तों भारतीय तुर्क अधिकारी जो हैं उसे अपना प्रधान मानने लगे थे। और दोस्तों मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय गुलाम कौन था? तो कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब दोस्तों क्या होता है कि 1206 ईस्वी में अचानक से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में स्थानीय लोगों के आग्रह पर सत्ता ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दास से क्या बन जाते हैं? सुल्तान बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वस्तुतः मोहम्मद गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप ऐबक ने दिया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारी उसे अपना प्रधान मानने लगे थे, क्योंकि गौरी सदैव ही मध्य एशिया की राजनीति में उलझा रहा। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कौन था? तो कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1206 में क्या होता है? तो दोस्तों 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय लोगों के आग्रह पर क्या किया? तो क्या किया दोस्तों? सत्ता ग्रहण की। ठीक है, सत्ता ग्रहण करने के पश्चात इसका राज्याभिषेक कब और कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ। अब दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो सुरक्षा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। ठीक, तो दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से लाहौर को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सिंहासन पर बैठते समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, और ना ही उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, बल्कि वह केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास मुक्ति पत्र दिया और उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान भी की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सिंहासन पर बैठते समय उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने उसे अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों दारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अपनी दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक किन किन नामों से विख्यात हुआ? तो दोस्तों अपने दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला और पील बख्श अर्थात हाथियों का दान करने वाला के नाम से विख्यात था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अपने दानशीलता के कारण वह लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला, व पील बख्श अर्थात हाथियों को दान देने वाला के नाम से विख्यात था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ऐबक जो है कुरान ख्वां के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में पाठ करता था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि ऐबक कुरान ख्वां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में पाठ करता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मिन्हाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी संज्ञा दी थी? तो दोस्तों मिन्हाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में निर्मित करवाई। यह मस्जिद जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित की गई। अर्थात दोस्तों अभी जो वर्तमान में जहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है वहां पर पहले क्या हुआ करता था? तो दोस्तों वहां पर पहले राय पिथौरागढ़ का किला हुआ करता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। तो दोस्तों याद रखना कि भारत में प्रथम मस्जिद
का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कहाँ पर करवाया? तो कहाँ पर करवाया दोस्तों? दिल्ली में करवाया। किस नाम से करवाया? तो दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम नाम से करवाया। ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो दोस्तों याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन दोस्तों इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और ये झोपड़ा कहाँ पर बनवाया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है विग्रह राज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। अर्थात दोस्तों अभी वर्तमान में जहां 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, वहां पर पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जिसका निर्माण विग्रह राज विशलदेव चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में किन किन विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वानों को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? तो कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी था। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब, कैसे और कहाँ पर हो गई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान अर्थात आधुनिक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऐबक का जो मकबरा है वह है लाहौर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों लाहौर में स्थित है, लिख लेना। ठीक है। चलिए इसके बाद वैवाहिक संबंधों की बात करें तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह किससे किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपना विवाह है एलदोज की पुत्री से किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह है नसीरुद्दीन कुबाचा से किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा गुलाम वंश। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।